नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम जो एक लेक्चर की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं वो है आपका आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो ये जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ है इसमें हम एनसीईआरटी को बेस बना के आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी और जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम कहाँ से। देखिए, आपका हेडिंग लिखी हुई है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ठीक है, हम शुरू करेंगे। इसको कहते हैं कि जो पूरा पाषाण काल होता था या फिर पूरा प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाए। ठीक है, तो उसमें ढेर सारे आपके 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। आपका एक होता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आपका बीच का जो होता है आपका पाषाण काल का उसको लेते हैं। फिर एक आपका नव पाषाण युग ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हिंदी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप फोकस करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग क्या होती है, उस समय किस लेवल तक पहुँच थी, भारत के किन एरियाज़ में जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने क्या कुछ खोजा है, क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं, और इससे क्या पता चलता है, आप समझिएगा ध्यान से, कि किसी भी समाज का जो आपका दर्पण है या फिर कोई भी समाज हमें तब दिखाई देता है जब उसके कुछ साक्ष्य पुराने मिलते हैं। तो आपका आर्ट एंड कल्चर भी इसी बारे में। ठीक है, कला और संस्कृति। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ये आपका टॉपिक है। तो पहली बात तो ये समझिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें होता है कि नो बुक रिटन डॉक्यूमेंट, किसी भी बुक में उनकी व्याख्या नहीं मिलती है। जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं उनका आर्कियोलॉजिकल जो भी स्टैंडर्ड है उसके वे में हम उसको डिफाइन करने के बाद ही समझते हैं। ठीक है, जो भी एक्सकेवेशन किए गए, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। तो एक्सकेवेशन में हमको क्या क्या चीज़ें मिली उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि लाइट ओल्ड टूल्स मिले, पॉटरीज़ मिली, हैबिटेट्स मिले, बोन्स मिले मतलब हड्डियाँ मिली, एनिमल्स के फ़ोटोज़ भी हमको मिल जाते हैं, एंशिएंट ह्यूमन बींग्स के फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर स्टार्टिंग अर्ली प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात की जाए तो ओल्ड स्टोन एज में, जिसको मैंने बताया ना कि पाषाण काल, इंग्लिश में इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओल्ड स्टोन एज फर्स्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज या फिर इसको पीरियड भी बोला जाता है। सो मेनी केव्स वॉल आर फुल ऑफ फाइन काफ्स एंड पेंटिंग्स पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। समझिएगा ध्यान से कि जो आपका ओल्ड स्टोन एज है वहाँ पे हमको गुफा के दीवारों पर, ठीक है, एनिमल्स की पेंटिंग दिखाई देती है। और एक बात और समझते हैं कि जो आपका पूरा पाषाण काल था उस समय, मतलब जो आपका पैलियोलिथिक एज था, उसमें जो सब्जेक्ट ऑफ ड्राइंग हुआ करती थी वो होती थी ह्यूमन फिगर्स। ठीक है, मतलब आदमियों के वहाँ पे दिखाई देती है। और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे कि घड़ा भरता हुआ कोई भी आदमी दिख गया या फिर डांस करता हुआ कुछ, ये तो नॉर्मल सी बात है कि डांस करते हुए ढेर सारे दिख जाते हैं। उसके बाद आपका जियोमेट्रिक डिज़ाइन मिल जाती है। ठीक है, और सिंबल्स मिल जाते हैं। तो इससे ये भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स अभी आई है, उसके पहले भी मैथमेटिक्स का ज्ञान लोगों को हुआ करता था। आप थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं बेसिकली फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स। अगर बात करते हैं कि अपर पैलियोलिथिक टाइम का, तो उसमें ये मैंने जो ऊपर की चीज़ें गिनाई हैं, क्या क्या मैंने गिनाई एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। आपको कई बार एग्जाम में ये सब एनालिसिस करने के लिए बोलता है। तो ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटी, जियोमेट्रिक जो डिजाइन और सिंबल थे, ये आपका बेसिकली अपर पैलियोलिथिक टाइम है। देखो, पैलियोलिथिक टाइम को भी इन्होंने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो अपर जो पैलियोलिथिक टाइम था उसमें देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग वॉज इन इंडिया इन 1867 एंड 1868 बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था आर्कीबोल्ड कैरलियली। इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आर्कीबोल्ड कैरलियली साहब जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, पुरातत्व विशेषज्ञ थे, उन्होंने 1867-68 के बीच में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, वहाँ पे खुदाई करवाई। उसके बाद इंडिया में, क्योंकि आप जानते हो उसमें अंग्रेजों का शासन था, तो उनके अंतर्गत ही हुआ होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो डिस्कवरी पहली पेंटिंग की 1867-68 के आसपास हुई। और आप समझने वाली बात यह है कि ये जो पेंटिंग मिली, पेंटिंग रिपोर्टेड फ्रॉम द कुमा हिल्स इन यूके। जो कुमाऊँ हिल्स है, ठीक है, वो उत्तराखंड में है। तो उनकी पहाड़ियों में ये आपको पेंटिंग दिखाई मिली, वहाँ पे एक्सकेवेशन के बाद मिला। तो ये एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि उसमें और क्या चीज़ें मिली या फिर किस तरह की चीज़ें मिली, उसको समझते हैं। उसमें रॉक शेल्टर मिले, मतलब उन लोग क्या करते थे कि पत्थरों में ही लकीरें बना देते थे, पत्थरों में उनकी कलाकारी करते थे, तो उनको रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। तो शियोल एट द लखुदियार अबाउट द 20 किलोमीटर्स। तो ये आपका लखुदियार से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे आपका सुयाल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। जो आपका लखुदियार का मतलब पता है क्या होता है, वो होता है, उसका मतलब होता है कि 1 लाख केव्स, मतलब लगभग 1 लाख गुफाएं, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है। आप समझते हैं कि उस पर्टिकुलर जो आर्टिस्टिक पीरियड था वहाँ पे जो भी चीज़ें मिली हैं, तो उनको साक्ष्य के बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, मैन, एनिमल और जियोमेट्री। मैंने पहले बताया, जियोमेट्री आपके वाइट कलर में देखने को मिल जाती है, पैटर्न में, ब्लैक पैटर्न में देखने को मिल जाती है, रेड पैटर्न में देखने को मिल जाती है। अगर ह्यूमंस की बात करें, जो मैन हैं उनकी बात करें, तो उनकी जो स्केच होती थी कैसे होती थी समझिएगा, स्टिक लाइन फॉर्म्स होती थी, मतलब वो स्टिक लाइक फॉर्म्स, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन आप ड्राइंग बनाते हो ना, तो आदमी को अगर लाइन से डिनोट करो तो इस तरह के आपको फिगर्स मिलते थे। और उसमें कुछ वेवी लाइन्स भी हमें दिखाई जाती थी। समझ आया क्या? मल्टीपल लेग लिजार देखने को मिलता है, रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्री देखने को मिलती है, डांसिंग ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कुछ और जगह पे जो आपका उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें कुछ रॉक्स वगैरह देखने को मिला। तो इसमें एक ग्रेनाइट रॉक होती है ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, फ्रॉम द, इसको हम बोलेंगे कपगालू, ठीक है, पिकलिहाल, उसके बाद आपका
टेक्कलकाटा, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुख्य तौर पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पेंटिंग देखने को मिली है। ठीक है, ये सब साक्ष्य के बेसिस पे मैं एनसीईआरटी बेस पे बात कर रहा हूँ। सो 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग वहाँ भी देखने को मिली, वाइट, रेड या फिर रेड के ऊपर वाइट, ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिला। अब देखते हैं बिलोंग्स टू द लेट हिस्टोरिकल एंड नियोलिथिक पीरियड, और जो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो साक्ष्य पाए जाते हैं उससे प्रमाणित होता है कि ये आपका नियोलिथिक पीरियड के रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या था उनके पेंटिंग का। सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग भी एग्जाम में पूछता है। सो बुल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, शिप हो गया, गोट हो गया, तो इन ये जो है वो आपका सब्जेक्ट रहे होंगे। अब अगर बात करें कि रिचेस्ट पेंटिंग है, रिचेस्ट मतलब समझ लो मतलब फाइन आर्ट की बात करें, मतलब अच्छी खासी उसमें लगता है कि हाँ यार उसमें काफ़ी मेहनत की गई होगी, तो रिचेस्ट पेंटिंग की बात करते हैं तो आपका विंध्य रेंज है। ठीक है, वहाँ पे एमपी का जो है, एमपी का विंध्य रेंज, ठीक है, उस पर्टिकुलर पहाड़ी आप कह सकते हैं कि पहाड़ की श्रेणियों में देखने को मिलता है। और आप जानते हो कि एक्सटेंशन इन यूपी, जिसे हम यहाँ पे कैमोरियन कहते हैं, तो वो यूपी में एक्सटेंशन हुआ है उसका, तो वहाँ पे भी हमें इस तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रीनेम। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के जो साक्ष्य वहाँ पे देखने को मिले, उनकी क्या खासियत रही होगी। फुल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड प्लांट, फ्रूट, परफेक्ट प्लेस ऑफ द स्टोन एज। मैंने जैसा कि कहा कि ये स्टोन एज से संबंधित है, तो आप समझ गए होंगे क्योंकि विंध्य का जो रेंज है और यूपी में उसका एक्सटेंशन हुआ है। तो यूपी में एक्सटेंशन को क्या कहते हैं एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि ये पाषाण काल के लिए फेवरेबल कंडीशन थी, क्योंकि जंगल था, पहाड़ था और फल फूल थे, तो उसमें लोग रहे होंगे। ठीक है, सो लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर जो देखने को मिलता है वो आपका विंध्या हिल के भीमटेका एमपी में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा भीमटेका एमपी में जो साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे मैंने पिछले पेज में बताया, वो आपका पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड के रहे होंगे। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। और ये आपका भीमटेका जो एमपी में है वो लगभग साउथ की तरफ भोपाल में 45 किलोमीटर में है, और 45 किलोमीटर साउथ भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ की तरफ ये आपका भीमटेका पाया जाता है। समझने वाली बात है कि ये जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब भीमटेका की कुछ और खासियत देखते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1957-58 के बीच में बाई आर्कियोलॉजिस्ट यूएस वेकनकर। ठीक है, यूएस वाकनकर या वेकनकर जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, काम से मतलब रखो यहाँ पे। तो वाकनकर जो साहब हैं या वेकनकर साहब हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने 1957 या 58 के बीच में कह सकते हैं भीमटेका को खोजा था। वहाँ की पहाड़ियों में खोजा था कि हाँ यार ये जो है वो बिलोंग करते हैं पाषाण काल से। ठीक है, और इनको हम 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मतलब उन्होंने जो साक्ष्य पाए हैं, जो आपके पत्थर की मूर्तियाँ पाई, पत्थर की कलाकृतियाँ पाई, इसको 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना कितना है, मात्र 3 है। तो पहला है आपका अपर पैलियोलिथिक, दूसरा है आपका मेसोलिथिक, तीसरा है आपका कैल्कोलिथिक, उसके बाद अदर्स हैं। तो 4 अदर्स का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि तीनों ही पीरियड पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि अलग अलग डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे जितना साक्ष्य ज़्यादा मिलेगा उतनी बातें ज़्यादा होंगी। सो अपर पैलियोलिथिक जो पीरियड है उसमें क्या खासियत है ध्यान समझिएगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि मुझे अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो कब था। ठीक है, वहाँ पे कितने साक्ष्य मिले। वो आपसे ये पूछेगा कि उसके जो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर है उसकी क्या खासियत है, वो औरों से कैसे अलग था। समझिएगा, यहाँ पे लीनियर रिप्रेजेंटेशन का काफ़ी यूज हुआ। ग्रीन एंड डार्क रेड एनिमल फिगर थे, मतलब कि जो भी पशुओं के यहाँ पे फिगर देखने को मिलता है वो आपका ग्रीन और डार्क रेड कलर का मिलता है। और आपका जो डांसर्स थे, ठीक है, ह्यूमन डांसर्स का जो फिगर मिलता है वो आपका ग्रीन कलर का मिलता है। इसी तरीके से जो हंटर्स थे उनको रेड कलर से दर्शाया गया, ये खासियत थी। अब बात करते हैं कि जो मेसोलिथिक आर्टिस्ट थे वो आपका पेंट करते थे एनिमल्स को। ठीक है, और जो एनिमल की पेंटिंग होती थी वो आपका नेचुरलिस्टिक स्टाइल होती थी। अब आप समझिएगा कि कला की भी पेंटिंग की भी स्टाइल होती है। तो ये आपका नेचुरलिस्टिक स्टाइल थी एनिमल पेंटिंग की उस समय। विंध्य के रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ की मैंने बात किया, मैंने आपको बताया कि भीमटेका की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है क्या, अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें, जब आदमियों को बनाते थे तो जो उनका स्टाइल होता था वो आपका मैन्युअर होता था। कहने का मतलब है कि उसको स्टाइलिश मैनर में क्रिएट करते थे, मतलब आदमी को स्टाइलिश दिखाया जाता था। अब बात करते हैं वुमेंस का, तो उन्होंने क्या होता था कि न्यूड एंड क्लॉथेड दिखाया जाता था, उनको दोनों तरीके से दिखाया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं यंग एंड ओल्ड्स, मतलब वो बच्चों से लेकर के जो बुजुर्ग होते हैं वो हर पीरियड के लोगों को अपने आर्ट के माध्यम से दिखाते थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड की, ये सेकंड पीरियड है। तो अब कैल्कुलेटिव पीरियड में जो हमको देखने को मिला, तो विविडनेस एंड वाइटैलिटी ऑफ अर्लियर पीरियड जो था वो डिसअपियर हो चुका था। हमने इससे पहले कैल्कुलेटिव पीरियड से जो भी आपका जो पिछले पीरियड की बात की थी, तो उस पीरियड में जो भी खासियत थी वो आपका कैल्कुलेटिव पीरियड में देखने को नहीं मिली, डिसअपियर हो चुकी थी। अब इसके जो पेंट्स थे उसकी क्या खासियत थी, बाय ग्राइंडिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। वो क्या करते थे, जो मिनरल्स होते थे और रॉक्स होते थे उसको ग्राइंड करते थे। फिर वो क्या करते थे, देखो अब यहाँ पे एक खासियत है कि वो लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर या फिर जो भी कलर बनाते थे, देखो 3 कलर यहाँ पे देखने को मिला, लाल, हरा और सफ़ेद। तो उनको बनाने का तरीका क्या था समझिएगा। रेड कलर को वो गेरू से बनाते थे, जिसको हेमेटाइट कहते हैं। ग्रीन को वो क्या करते थे, ग्रीन को आपका वो कैल्सीडोनी से बनाते थे। वाइट को वो लाइमस्टोन से बनाते थे, ये उनकी खासियत थी। और यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो कि किस तरह से उस ज़माने का मैंने क्या दिखाया। यहाँ पे आप सर्कल में देखोगे एरिया विद पेंटिंग, फिर इसका सर्कल के बीच में डॉट, एरिया विद एग्रेविंग एंड पेंटिंग। ठीक है, एरिया विद एग्रेविंग्स, ठीक है, स्टेट कैपिटल्स, तो इस तरह के कुछ टाउन्स हो गए। तो इसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब लास्ट में बात करते हैं कि जो आपका कैल्कोलिथिक पीरियड था, यहाँ पे उस पीरियड में आर्ट एंड कल्चर की जो खासियत रही होगी उसको हम समझते हैं। सो रॉक्स ऑफ मिनरल्स जो थे
उसको हमने क्या किया, ग्राउंड किया इनटू द पाउडर, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन मिक्स विद वाटर, फिर वाटर मिक्स करके हमने पेंट तैयार किया। और इसमें और क्या मिलाते थे, जैसे आजकल के हम क्या करते हैं पेंट में एडिटिव मिलाते हैं ना, तो एडिटिव की जगह पे फैट और गम का इस्तेमाल करते हैं जो रेजिन होती थी ट्रीज़ की। अब समझिएगा, अब ब्रश भी चाहिए, तो ब्रश कैसे बनाते थे, उसको हम प्लांट का जो फाइबर होता है उससे हम बनाते थे ब्रश को। अब आर्टिस्टिक जो है मेड वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द रॉक्स। अब जो आर्टिस्ट थे वो आपका अपना कलाकारी कहाँ दिखाते थे, वो दीवारों पे दिखाते थे, वो छतों पे दिखाते थे, कहाँ, चट्टानों के छतों पे और दीवारों पे दिखाया करते थे। सम इंजर्ड मीन्स, अब यहाँ पे किस तरह के लोगों की मूर्तियाँ देखी जाती हैं, तो कोई आदमी लेटा हुआ असहाय पड़ा हुआ है तो उस तरह के लोगों की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, कुछ एनिमल्स की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। सोर्स मास्टरी ऑफ स्किल एंड प्रिमिटिव आर्टिस्ट, और इनकी जो आर्टिस्ट कल्चर है उसमें हमें एक मास्टरी दिखती है, एक स्किल दिखता है, एक प्रिमिटिव आर्टिस्टिक की सारी प्रॉपर्टीज दिखते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, रॉक्स जो हैं, वेपन्स हो गए, टूल्स हो गए, सेरामिक एंड बोन्स, वो ये सारी चीज़ें बनाना जानते थे, ठीक है, आर्ट के माध्यम से। तो ये हो गया ओवरऑल, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, ये हो गया आर्ट एंड कल्चर का पहला वीडियो। हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे और ये हमारे वीडियो आप जितना भी डिटेल में मैं बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड है। सो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का पहला वीडियो था। अब आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में आर्ट एंड कल्चर के अगले वीडियो की बात करेंगे। धन्यवाद।